नमस्कार, आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आगामी त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुस्तैद है। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती आने वाले हैं। इन त्योहारों को लेकर कई जिलों में प्रशासन की नजर है, तो वहीं खरगोन में सुरक्षा बलों के 1300 जवान तैनात किए गए हैं। कैमरों से भी गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि त्योहारों पर सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी, किन किन उपद्रवियों पर नजर है, खरगोन हिंसा के आरोपियों पर भी क्या नजर रखी जा रही है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। राज्य के खरगोन जिले में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आने वाले त्योहारों जैसे कि ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जिले में अलग अलग सुरक्षा बलों के करीब 1300 जवान तैनात किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस कर्मियों के साथ पैदल दस्ता भी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहा है। पूरे ड्रोन कैमरों से पूरे शहर में निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे कंटिन्यूसली लगे हुए हैं और हम लोगों का अनाउंसमेंट चल रहा है कि लोग अफवाह न फैलाएं, और साथ ही जो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगी हम लोगों ने कर की। तो इस प्रकार त्योहारों की दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है और हम लोग एक एक गतिविधि पर निगाह रखते हैं। ईद मंगलवार को होने की वजह से लोगों को सोमवार को कर्फ्यू से राहत मिली, जिसके तहत सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। कर्फ्यू से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राहत मिलेगी। रात के दौरान सभी ऑफिस, दुकान, बैंक खुलेंगे। परीक्षाओं में जाने के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार फैसलों में बदलाव संभव है। कर्फ्यू में छूट की अवधि जल्द बढ़ाए जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। सरकार चुस्त है, दुरुस्त है और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। सभी धर्म अपने त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं, पर बशर्ते ये है कि किसी दूसरे धर्म को उससे नुकसान नहीं हो, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ईद के साथ ही आने वाले हिंदू त्योहारों पर भी शांति बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। प्रशासन गड़बड़ी करने वालों पर पूरी नजर बनाए रखने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था का पालन करवाने में असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार कानून व्यवस्था का पालन करवाने में असफल हुई है। शांति का टापू माने जाने वाले मध्य प्रदेश में खरगोन जैसे दंगे हो रहे हैं, भोपाल में, रतलाम में आतंकी पकड़े जा रहे हैं। इस तरह के हालात पूरी तरह सरकार की असफलता है। हम आम नागरिकों से अपील करते हैं प्रदेश में शांति सौहार्द बना के रखें, किसी भी तरह की अफवाहों में ना पड़ें, भारतीय जनता पार्टी सरकार के भरोसे ना रहें। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आगामी त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को समय समय पर छूट भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। टीम न्यूज़ 8। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एनके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश के। और प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता जी, सवाल यही कि मध्य प्रदेश तो शांति का टापू था, अब ऐसा क्या हो गया कि सुरक्षा खरगोन में भी बढ़ा दी गई, भोपाल में भी बढ़ा दी गई? क्या आप त्योहार भी खुलकर नहीं मन पाएंगे, इसी तरीके से बनेंगे सुरक्षा बलों के बीच में? लोकेंद्र जी, आपको याद होगा शायद आप ही के चैनल पे मैंने इस विषय को लेकर चर्चा करी थी, जब एक ये वर्ड निकल कर आया था कि सेंसिटिव क्षेत्र कौन से हैं। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र क्या होते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत प्रजातंत्र में होते हुए आज 70 साल 75 साल की स्वाधीनता के बाद भी अगर हम इस बात की चर्चा करें कि सेंसिटिव क्षेत्र हो गए हैं, अब हमारे त्योहार भी सेंसिटिव होने लग गए हैं, ये बात को लेके हम सबको बहुत चिंता करनी चाहिए और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। क्या ऐसा हो गया कि हम पत्थर गिरने लग जाते हैं हम अगर अपना जुलूस लगाते हैं तो?
क्यों इस तरह से लोग इतने असहिष्णु हो गए हैं दूसरे के त्योहारों के प्रति? क्या हमें सिर्फ एक ही जवाबदारी है कि हम ही हमेशा सहें और सहते रहें, और हम अगर सहिष्णु रहें तो आइए हमारे एक गाल पे तमाचा मारिए, दूसरे पे भी मार के चले जाइए? क्या इसको ही हम अब बोलेंगे कि यही अब हमारा एक सोचने का तरीका हो जाएगा? तो ये अब बहुत परिस्थितियां जो है जिनको हमको तो इसके सोचना लिए पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है मैम? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो जिम्मेदार कहीं और बैठे हुए हैं। भुगतता है प्रशासन और शासन। वो इसलिए क्योंकि जो कर रहा है वो तो वहां छुपा बैठा है, किसी आड़ लेके बैठा हुआ है, और जहां आड़ में से वो पत्थर फेंक रहा है, अगर वो इतना बहुत बहादुर होता तो सामने आए, तो कम से कम उसके साथ दो हाथ हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि वो भीरू है, डरपोक है, और आड़ लेकर अगर पत्थर मार रहा है तो फिर शासन और प्रशासन दोनों को बहुत चुस्त और दुरुस्त भी होना पड़ेगा, उनके लिए चिंता की लकीरें भी होंगी। तो क्या त्योहार अब इन पुलिस की साए में मनाने पड़ेंगे? इस बात को लेके तो अब बहुत लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। सवाल तो ये है कि 10 तारीख को एक घटना घटी, उसको अब कई दिन बीत चुके हैं, एक सप्ताह बाद पूरा महीना हो जाएगा, अभी भी वहां क्यों कर्फ्यू जैसी स्थितियां हैं? क्यों लोगों से कहा जा रहा है कि त्योहार घर पर ही मनाइए? आप दोनों धर्मों के लोग हैं उसमें शामिल, ये हम क्यों वहां सामान्य स्थिति नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा खरगोन में क्या हो गया? नहीं लोकेश जी, ऐसा है कि अगर आप अब थोड़ा सा एहतियात नहीं बरतेंगे, या अगर आपको अभी भी थोड़ी सी ढील में आपको कहीं चिंता की लकीरें दिखाई देंगी, तो वो फिर प्रश्न इस बात को लेके खड़ा हो जाएगा कि जब हम जानते समझते बूझते हुए क्या हम शासन को चुस्त दुरुस्त नहीं कर सकते? नहीं, सवाल इसमें दिव्या गुप्ता जी दूसरा था। सवाल ये था कि मतलब कुछ तो बहुत गंभीर है, इसका मतलब कि 1 महीने होने को जा रहा है, उसके बाद भी हम सामान्य जनजीवन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी हमें रोक टोक करनी पड़ रही है, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब बहुत कुछ गंभीर है वहां, कुछ लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं और वो प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहे हैं लोग, इसका मतलब ये है? नहीं, ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिनको सार्वजनिक शासन भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे संवेदनशील, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए आपको यदि उसका एक्शन नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक्शन तो हमको करना पड़ेगा, और शासन का पहला कर्तव्य है कि किसी के भी जान मान की संभाल करना शासन का पहला कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को लेकर अगर हम प्रिवेंशन करने में अगर थोड़ा सा अगर मुस्तैदी करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम अभी उस मोड पर हैं कि अभी हम कोई ढील कोई कोताही, किसी भी तरह की कोई हम लापरवाही ना करें, ताकि कहीं कोई एक जरा सा भी एक जरिया बने, आप और हम बैठ के फिर उस विषय को लेकर डिबेट करें। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो त्योहार हैं वो हमारे जो रौनक रहती है वो रौनक कम से कम बनी रहे, इस तरह के साए में ना हो। हाँ, कौन नहीं चाहता? बिल्कुल ऐसा ही माहौल रहे जिसके लिए मध्य प्रदेश पहचाना जाता था। एनके त्रिपाठी जी, एक जगह दंगे होते हैं, उस घटना को 20 दिन हो गए हैं और अभी भी वहां पर कर्फ्यू है, हालांकि छूट दी जा रही है उसमें काफी हद तक, लेकिन त्योहारों को लेकर फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये किस तरफ इशारा करता है सर? क्या अभी भी वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके इनपुट्स शायद प्रशासन के पास होंगे, इसीलिए पूरी छूट नहीं मिल पा रही है वहां पर? और मध्य प्रदेश जैसे इलाके में इस तरह किसी एक क्षेत्र में इतने दिन तक कर्फ्यू रहना, क्या ये थोड़ी चिंता की बात नहीं है हमारे लिए? नहीं, ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये कर्फ्यू वहाँ पर केवल एक सुरक्षात्मक दृष्टि से लगा हुआ है, और उसकी वजह से जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो तो उसमें समय समय पर ढील दी जा रही है। और खरगोन जो है पूरा मध्य प्रदेश नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में शांति बनी हुई है, और खरगोन पहले जो है अचानक होने वाली घटना नहीं है, पिछले 70-75 साल से इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। याद करिए उषा भार्गव कांड जो जबलपुर में हुआ था, जिसकी वजह से नेहरू जी ने कुछ कहा भी था। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। मेरा लंबा अनुभव इंदौर संभाग में है, जिसके अंतर्गत खरगोन, धार, झाबुआ और खंडवा इत्यादि सभी आते हैं। उस क्षेत्र में यदा कदा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि जुलूस जाते हैं, उन पे पथराव हो जाता है और फिर स्थिति गंभीर हो जाती है। गणेश में भी हुआ है, और इस बार रामनवमी के अवसर पर यह दुखद घटना हुई है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में इस चीज़ को बताया जा रहा है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि शांति के टापू में ये पहली बार कोई बड़ी भारी घटना हो गई है। खरगोन का तो इतिहास रहा है सर, वो सारी चीजें बताई गई हैं। कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो शांति नहीं है। मैं इससे जी, खरगोन में तो कई बार इस तरह का ही इतिहास नहीं रहा है, उसके आसपास अनेक कस्बे हैं जहाँ का इतिहास रहा है, चाहे
घटी हैं और उसमें कोई भी शासन प्रशासन रहा हो, ये घटनाएं होती रही हैं और इनको नियंत्रित भी किया गया है। कोई भी घटना वहाँ पर ऐसी नहीं हुई है जो ऐसा रूप ले ले जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। जहाँ तक खरगोन का प्रश्न है, वहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें लंबी ढील दी जा रही है और एहतियातन रात में जो है किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। और जहाँ तक त्योहारों का प्रश्न है, निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में त्यौहार ठीक से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से सक्षम है। अमित शर्मा जी, क्या वक्त की मांग फिलहाल यही है कि थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी और जिस तरीके से अभी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि त्योहारों में जो खुशी रहती है रंग में भंग डालने की कोशिश हुई है। उससे बेहतर है कि हम घर पर त्यौहार मनाएं फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, ताकि माहौल शांत हो जाए एक बार। देखिए लोकेन जी, कल जो है परशुराम जयंती का बड़ा पर्व है और हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद का बड़ा त्यौहार है। निश्चित तौर पे हमारे पास जो हमारे पिछले दौरान के अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जिस तरीके से खरगोन की घटना हुई, वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो उतनी निंदा करनी चाहिए। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रही थी कि पर्दे के पीछे कौन है और पर्दे के आगे कौन है। भाई सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश जो शांति का टापू पिछले कई अनादिकाल से चला आ रहा है, आज वर्तमान में 17 वर्षों से किसकी सरकार है? ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार किसी की भी हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हम लगातार जब इस तरह के बड़े त्यौहार आया करते थे तो हम लोगों के धर्मगुरुओं से और कई वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन जो एसपी और तमाम नीचे के आला अधिकारी होते थे, वो एसी कैबिनों से निकलकर आम जनता से, आम लोगों से बातचीत करते थे और जिससे सौहार्द का वातावरण बनता था और हम बिना पुलिस के और बिना डर के और बिना भय के अपनी ईद मनाते थे। हम परशुराम जयंती मनाएंगे, कोई अपना धर्म का दूसरा त्यौहार मनाएगा। ये जो नई संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई है, ये आने वाले मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और जहां तक अभी के हालात हैं, ये कह रहे हैं कि बार बार कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है। देखिए, कल किसी का माँ का बेटा चला जाए, कल किसी का भाई चला जाए, किसी बहन का, किसी पिता का अपना बेटा खो दे, या इस तरह की घटना में क्या जाएगा? सिर्फ लोगों के दो बातें, सिर्फ उनके लिए दो फूल, ये सब स्थितियां पैदा ना हो। सारे धर्म जाति के लोग मिलजुल कर इस मध्य प्रदेश में हर त्यौहार को मनाया करते थे, वही परंपरा आनी चाहिए। इसके लिए शासन, प्रशासन और सत्ता की मुख्य जिम्मेदारी होती है लोगों से बातचीत करने की, समन्वय करने की और लोगों में आपस में समन्वय कराने की, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। प्रदीप तिवारी जी, जो वर्तमान में हालात हैं, यहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है वापस वो एकता कायम करने की। खरगोन में भी कोशिशें की गई होंगी, लेकिन उसके बावजूद अभी पुलिस का पहरा वहां पर है। तो क्या मन नहीं मिल पा रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि वहां पर इतने दिन बाद भी अभी भी सख्ती बरतनी पड़ रही है, चाहे वो रात में हो या फिर त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हों? दीपेंद्र जी, मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है और यहाँ समभाव प्रेम से लोग चलते हैं, एक दूसरे के भाईचारा यहाँ समांतर हमेशा बना रहा है। और कभी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई खरगोन का, चूंकि मामला ऐसा रहा, कुछ उपद्रवी लोग इस तरह का माहौल बना दिए कि आज वहाँ धारा 144 अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और सामान्य स्थिति आने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की परंपरा ऐसी कभी नहीं रही, हमेशा एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बनी रही। जब भी कोई प्रोग्राम इस तरह का होता है, चाहे परशुराम जयंती रहा हो, चाहे ईद रही हो, सब एक दूसरे के भाईचारे में, इवन कि आप देखिए जितने समुदाय के लोग हैं सब एक दूसरे से मिलकर और इस तरह का जो आयोजन है वो करते थे। और मुझे लगता है कि कई ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहाँ अभी ईद हो या परशुराम जयंती हो या कोई इस तरह का आयोजन किया जाता हो तो उसमें सब लोगों की सहभागिता रहती है। और प्रशासन ने ये बड़ी व्यवस्था की है कि सब जगह आप देखें तो मध्य प्रदेश में शांति समिति की बैठक हुई, उसमें प्रशासन ने पूरी व्यवस्था ठीक की है। लेकिन अब ये चूंकि एक घटना ऐसी हो गई जिससे थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ मध्य प्रदेश का,
और आप देखें उसको फिर से ठीक करने के लिए पूरा प्रयास, मुझे लगता है कि सरकार भी और वहाँ के लोग भी ये प्रयासरत हैं कि जैसा पहले था स्थिति थी, जो भाव था लोगों का एक दूसरे के प्रति, वो बना रहे और हमेशा निरंतर इस तरह का माहौल कभी ऐसा ना पैदा हो जिससे आने वाले समय में इस तरह का संकट 144 धारा लागू हो, कर्फ्यू लागू हो, आम आदमी को परेशानी हो। तो ये कोई भी नहीं चाहता किसी व्यक्ति का। कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो किसी भी व्यवस्था को खराब करने में आगे आ जाते हैं, तो उनके लिए प्रशासन है और प्रशासन मुझे लगता है सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और इसमें आने वाले समय में मध्य प्रदेश एकदम सेफ और सुरक्षित रहेगा। जी एन.के. त्रिपाठी जी, एक 1989 का उदाहरण भी हमारे सामने है। कुछ लोग जुलूस निकालना चाहते थे और माहौल इसी तरीके का था, लेकिन उस समय ये एक सवाल था कि अगर रोका गया बहुत ज़्यादा लोगों को तो हो सकता है कि एक बड़ी चिंगारी फैल जाए। तो कई बार हम जब रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लोगों को ये कहें कि आप नहीं त्यौहार घर में मनाइए, तो उसमें भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो जानबूझकर फिर उन चीज़ों को उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दूसरा उपाय ये हो सकता है जो हमने पहले भी किया कि हम और थोड़ी सी सुरक्षा लगाकर लोगों को घर से बाहर निकलने दें, उनके त्यौहार मनाने दें, जिसकी जैसी इच्छा है उसको वैसे त्यौहार मनाने की इजाज़त दें, ताकि वो जो एक गुस्सा है या जिसको कुछ लोग भुनाने की कोशिश करते हैं असामाजिक तत्व इस लिहाज से कि आपको त्यौहार मनाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी बहुत लोग हैं, उन पर भी नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं, जहाँ तक त्यौहार की बात है, जिस प्रकार से परंपरागत रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं वैसे ही मनाए जाने चाहिए। जो भी परंपराएं हैं बाहर निकलने की या मस्जिद में जाके, ईदगाह में जाके जो है नमाज अदा करने की या मैदान में जुलूस निकालने की, जो भी परंपराएं जहाँ पर भी हैं उनको शांतिपूर्वक कराना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इसके लिए प्रशासन हमेशा जागरूक रहता ही है और उस जागरूकता में सबसे पहले जो उपद्रवी तत्व हो सकते हैं उनको पकड़ के बंद करना भी बहुत आवश्यक होता है। प्रतिबंधक रूप से जो है उनको पकड़ के रखना चाहिए। थोड़ा सा गुप्तचर भी व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है और जो साधारण नागरिक हैं वो भी कई बार उनको देखकर उत्तेजित हो जाते हैं और बाद में फिर ठंडे हो जाते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको पहचान के उनको पहले ही वहाँ से हटा दिया जाए और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। और जहाँ तक शांति समिति की अपील की बात है वो भी बहुत कारगर होती है। जब समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के कोई चीज़ बातचीत करके अपनी घोषणा करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और वो केवल घोषणा ही ना करें, वो जो स्थान है, विशेष स्थान है, वहाँ पर मौजूद भी रहें जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग सबको चौकन्ना रहना बहुत आवश्यक है। दिव्या जी, क्या हम सारे त्योहार एक साथ कराकर यहाँ से एक मैसेज उपद्रवियों को दे भी सकते थे कि भाई आप जो साजिशें रचने की सोच रहे हैं या कोशिश आपने की, पुलिस प्रशासन उतना मजबूत है कि ईद की नमाज भी अदा की जाएगी, भीड़ में लोग इकट्ठा होकर करेंगे, परशुराम जयंती को लेकर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो उसकी भी इजाज़त मिलेगी और शांति भी बहाल रहेगी, तब शायद बेहतर स्थिति हो सकती थी। पुलिस प्रशासन की पूरी निगरानी में अगर ये चीज़ें होती, समय अलग अलग रखा जाता। जी एक्चुअली हाइपोथेटिकली बहुत अच्छी सिचुएशन है ये। अगर कहा जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम इतना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब अपना अपना त्योहार मनाएं। लेकिन शासन की बहुत मजबूरियां हैं। मजबूरी इसलिए है कि यदि ईश्वर न करे कोई भी एक दुर्घटना हो जाती हो, हमने ढील दी, हमने उसमें उनको जुलूस निकालने की या जाने की हमने अगर उनको इजाजत दे दी और ईश्वर न करे कभी कोई एक दुर्घटना हो जाए तो हम सब लोग उस समय जो सारा का सारा तंत्र है वो शासन पे ही उंगली उठाएगा। और पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का काम बहुत बड़ा हो जाता है उस समय, क्योंकि वो वहां पे ढाल बन के खड़ी हुई है और उनकी मुस्तैदी और उनका काम सल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने, पुलिस ने अपने पैरों पे गोली भी खाई, जिन्होंने रेजिस्ट भी करा, पत्थर भी खाए, घायल भी हुए। तो ये बहुत सारी उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो शासन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि ढील क्यों नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि ढील इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि कल 2 बड़े त्योहार हैं, वो 2 बड़े त्योहार शांतिपूर्ण निकल जाए, बीत जाए, तो मुझे लगता है शासन को भी थोड़ी सी चैन की सांस मिलेगी, सिर्फ इसलिए कि एहतियातन ये सारा का सारा काम हो रहा है कि ईश्वर न करे सब सकुशल। क्योंकि इसमें दिव्या जी एक सवाल ये भी है कि
जो लोग हैं उनकी जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं पिछले 20 दिन से उस पर भी बहुत असर पड़ रहा है। छोटे छोटे रोजगार हैं, कोई दुकान चलाता है, कुछ फेरी का काम करता है, सब्जी की दुकानें हैं, उनको बहुत एक सीमित समय के लिए ही अब खोला जा रहा है। और हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई जो वहाँ पर ख़रीदारी होती है ईद को लेकर खासकर, वो भी पूरा इस बार माहौल उस तरीके का नहीं था, फीका रहा। तो आर्थिक तौर पर भी जो वहाँ के लोग हैं उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं ऐसे समय में जब इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया हो, और 20 दिन का समय कम नहीं होता है। लोकेन जी, मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन का समय और है। जब ये त्योहार मुझे लगता है बीत जाएंगे तो कर्फ्यू में भी ढील नहीं, पूरा कर्फ्यू ही हट जाएगा। ये फिर मैंने आपसे कहा कि एहतियातन हो रहा है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि सबकी पीड़ा है। इस समय ऑलरेडी कोविड के 2 साल की कहर हम सब सह चुके हैं, और फिर यदि इस तरह का माहौल हो जाएगा तो छोटे छोटे जितने रोजगार है, जो छोटे लोग हैं जिनका छोटा रोजगार है, उनके लिए बहुत मुसीबत का समय है ये। लेकिन अब विपदा ऐसी है और आपदा ऐसी है कि जिसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शासन चाहते हुए भी वो ढील ना दे पा रही हो, ये मुझे लगता है कि ये शासन के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि नट को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो वो वाला हाल है। वो चाहते हुए भी नहीं मदद कर पा रही, क्योंकि शांति बहाल करना उसका भी सबसे पहला लक्ष्य है। अमित शर्मा जी, जो लोकल विधायक हैं वहाँ के आप लोगों के, वो भी सामने आए, कोशिशें करें शांति बहाली की, क्योंकि अभी तक वैसी कोई तस्वीर आप लोगों के नेताओं की दिखाई नहीं दी गई उस रूप में कि वहाँ पर शांति बहाल की कोशिशें की गई हों। नहीं लोकेन जी, हमारे जो विधायक हैं रवि जोशी जी, वो आपने देखा होगा कई चैनलों ने दिखाया, वो लोगों के बीच गए, शांति वार्ता करने की कोशिश करी, लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। और आज कल जब कलेक्टर ने शाम को 6 बजे बैठक बुलाई थी, उसमें वहाँ के विधायक, कांग्रेस के कई नेता, वहाँ के तमाम और जितने लोग थे कांग्रेस परिवार के, वो वहाँ गए और उन्होंने शांति की अपील की। लोगों से कहा कि कोई भी धर्म और समुदाय के लोगों, हमारा खरगोन का, हमारे बुरहानपुर का, हमारे उस मालवा अंचल का इस तरीके से चरित्र नहीं रहा है। लोग ईद के दिन हिंदू और मुसलमान ईद पर बधाई देने हमारे मुस्लिम भाइयों के घर जाते थे। परशुराम जयंती है कल, कई मुस्लिम भाई हमारे हिंदू परिवार के लोगों के बीच आएंगे। कई जब जुलूस निकलते थे तो मुसलमान परिवार के लोग फूल बरसाकर हमारे, चाहे नौमी का दिवस हो, चाहे हमारे कल परशुराम जयंती का दिवस हो, चाहे जैन समाज का जुलूस हो, लोग उसका फूल बरसाकर स्वागत करते थे। इसी तरह जब ईद का त्यौहार आता है, हम ईदगाह पर जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये सौहार्द कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा है कि एक राजनीतिक चश्मे और जो प्रशासन की वहाँ की इच्छा शक्ति ना होने के कारण आज दहशत और कर्फ्यू लगाकर आज जो पुलिस प्रशासन के उसमें बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। कांग्रेस के लोगों ने इसको तोड़ने की और लोगों से सौहार्द बनाकर अच्छे से स्वतंत्र और दिल से मिलकर ईद और परशुराम जयंती का त्यौहार बन सके, इसका प्रयास किया है। बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भय का माहौल है, तो वहां के विधायक ने यही कहा कि सब चीजें खोल दीजिए, भय का माहौल। लोकेन जी, डीएम को खुद मालूम है, विधायक डीएम खुद, हमारे विधायक डीएम के साथ थे और उन्होंने खुद बुलवाया, लोगों को आगे चल के उन जगह ले गया। जब हमारे चलिए, समय नहीं है इसलिए मैं रोक रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अंत में अपील यही करते हैं हम लोगों से कि त्योहार हैं, त्योहार की खुशियां बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपसी सौहार्द बनाकर रखिए और त्योहारों को अच्छे से मनाइए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।